शाहजेब और अस्मारा घर पहुंच चुके थे। अभी रात के 11 बज रहे थे, लेकिन जितने हंगामी हालात में शादी हुई थी, सब काफी थक चुके थे। गाड़ी से निकलते ही अस्मारा की नज़र सुल्तान विला पर पड़ी। उसकी किस्मत उसे वहां ला चुकी थी, जहां आने का उसने कभी सोचा भी नहीं था। ख्वाब देखना तो दूर की बात, अस्मारा ने आज़ाद फिजा में सांस खारिज किया। यहाँ न साथ के ताने थे, न रामिश का खौफ। पूरा घर रोशनियों में नहाया हुआ था। अस्मारा की आंखें साकित हो गईं। चेहरे पर खुद ब खुद हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। वो शाहजेब के साथ चलती हुई घर में दाखिल हुई, जहां एक बार फिर उसका इस्तकबाल फूलों से किया गया। शाहजेब के घर वालों की खुशी दीदनी थी। सलमा साहिबा और हया साहिबा ने उन दोनों की नज़र उतारी, जैसे अबीरा उसे खाने वाली और हसद भरी नज़रों से देख रही थी। उन्हें डर था कहीं उनकी जोड़ी को नज़र ही ना लग जाए। अस्मारा इन लोगों के खलूस की कायल हो गई। उन लोगों ने सिर्फ इस बना पर कि वो शाहजेब की पसंद है, उसे इतनी अहमियत दे दी थी कि अब अस्मारा को अपना आप खुशकिस्मत महसूस होने लगा। यहाँ आते ही उसे सुकून का एहसास हुआ। अबीरा के लिए यहाँ मज़ीद खड़ा होना मुश्किल हो गया, तो वो पैर पटकती फ़हद के साथ वापस चली गई। तहज़ीब अस्मारा को कमरे में छोड़ आओ, वह अब वहाँ बैठी थक चुकी थी। शाहजेब भी किसी काम से शाह मीर साहब के साथ चला गया था। हया साहिबा ने उसकी थकन का एहसास करते पास बैठी तहज़ीब को उसे शाहजेब के कमरे में छोड़कर आने को कहा। मेहमान जा चुके थे, अब बस वहाँ घर के लोग ही मौजूद थे। तहज़ीब अस्मारा को अपने साथ लिए शाहजेब के कमरे की जानिब जाने लगी। अस्मारा थोड़ा हिचकिचा रही थी। तहज़ीब ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अस्मारा ने बेसाख्ता अपना सर उठाया। नया घर, नया कमरा और एक नया सफ़र उसका मुंतज़िर था। दरवाज़ा खुलते ही खुशबुओं की एक लहर उसके नथनों से टकराई। अस्मारा ने गहरा सांस भरा और इस खुशबू को खुद में बसाया। अस्मारा ने नज़र उठाकर कमरे को देखा, जिसे सुर्ख और सफ़ेद गुलाबों से सजाया गया था। उसे गुलाब के फूल और उनकी खुशबू हमेशा से ही बहुत पसंद थी, और आज का पूरा दिन गुलाब के फूल हर मौका पर उसके साथ थे। यहाँ भी इससे पहले वो मौजूद थे। वो मबहूत होकर इस मंजर को देखे जा रही थी। जब तहज़ीब ने उसे आगे चलने का इशारा किया, अस्मारा थोड़ा घबराई, फिर उसने कदम कमरे में रख दिया। फर्श फूलों से भरा हुआ था। उसे ये सब अच्छा लगा। उसे इन सब तैयारियों की उम्मीद नहीं थी। आप कमरा देखो, मैं आपके लिए कुछ खाने को और साथ में अपने भाई को भी भिजवाती हूँ, तहज़ीब ने मुस्कुराते हुए कहा। अस्मारा ने उसकी बात सुनी तो आंखें झपक कर हल्की सी मुस्कुराहट से सिर्फ सर को हाँ में हिला दिया। तहज़ीब वहाँ से चली गई। अस्मारा कमरे का सरसरी सा जायज़ा लेने लगी। कमरे के एक तरफ किंग साइड बेड रखा हुआ था, जिसके दोनों तरफ साइड टेबल पर खूबसूरत लैंप रखे हुए थे, जिनके इर्द गिर्द फूल बिखरे हुए थे। दाएं तरफ दो सिंगल सोफे और एक बड़ा सोफा था, और उसके सामने टेबल पड़ा था। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था। वो चलते हुए इस तरफ आई जहां उसकी ज़रूरत का तमाम सामान कमरे में पहले से मौजूद था। उसकी नज़र आईने में अपने अक्स पर गई तो उसने नज़रें फेर लीं। बेड के पीछे की दीवार पर शाहजेब की तस्वीर लगी थी, जिसमें वो किसी इमारत के बाहर चेहरे पर संजीदगी सजाए एक रोब से खड़ा था। दूसरी दीवारों पर मुख्तलिफ पोर्ट्रेट लगे थे। कमरा कुशादा और हर एक चीज़ एक से बढ़कर एक थी, बिल्कुल यहाँ रहने वाले के मयार के ऐन मुताबिक। कमरे की कलर थीम ब्लैक और वाइट थी। अभी वो मजीद आगे बढ़ती जब उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अस्मारा पीछे मुड़ी तो सामने शाहजेब हाथ में ट्रे पकड़े खड़ा था। शाहजेब ने एक हाथ से दरवाज़ा बंद किया और सामने देखा तो देखता ही रह गया। नज़रें पलटना भूल गईं। अल्लाह ने उसकी किस्मत में वाकई अनमोल तोहफा लिखा था। अस्मारा की आंखें जिनसे वो उसे ही देख रही थी, चेहरे पर सजी मासूमियत। शाहजेब के लिए वक्त थम गया। मिस्टर शाहजेब सुल्तान, आप एक ही जगह मुंजमद क्यों हो गए हैं? कहीं मुझे पहचानने में मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? मैं अस्मारा हूँ, आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाली बीवी। अस्मारा ने अपना लहंगा संभाला और उसके सामने जाकर खड़ी हुई। मिस्टर शाहजेब सुल्तान, आर यू ओके? अस्मारा ने उसके सामने हाथ हिलाया तो उसका तलसम टूटा। वो गड़बड़ा गया। हाँ, वो मैं आपके लिए खाना लेकर आया था। शाहजेब ने नज़रें झुकाई और सोफे की तरफ बढ़ गया। उसने ट्रे मेज़ पर रखी और खुद भी वहीं बैठ गया। अब नज़रें झुकी हुई थीं। अस्मारा ने उसकी हरकत नोट की। आप जाकर चेंज कर आएं, कंफर्टेबल फील करेंगी। शाहजेब ने बगैर उसे देखे ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया। अस्मारा को उसका नज़रें फेरना बुरा लगा, यानी इन्हें मैं पसंद नहीं आई। उसने अपने मुताबिक नतीजा निकाला। अस्मारा ने लब भींचे और आंखें छोटी करके उसे घूरा। मिस्टर शाहजेब सुल्तान, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, अगर आपको मेरा चेहरा पसंद ना आया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा।
اسمارا اس کے سامنے آئی اور اس کے جھکے سر کا کوئی اور ہی مطلب نکال لیا۔ شاہزیب جو خاموش بیٹھا تھا، اس کی انوکھی سوچ پر وہ کھلا گیا۔ یہ لڑکی اب اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ شاہزیب نے نظر اس کے چہرے پر مرکوز کی تو اس کا غصے سے سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ اسے وہ چھوٹی بچی ہی لگی جو اب منہ پھلا کر خفا ہونے کی تیاری پکڑ چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی مسکراہٹ روک نہ سکا۔ دیکھا، ایک طرف کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں اور دوسری طرف مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ ویری بیڈ مسٹر شاہزیب سلطان، اپنی ہی بیوی پر ہنسیں، دل کھول کر ہنسیں۔ اسمارا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اس کی حرکت نوٹ کروائی۔ اب شاہزیب کرتا بھی تو کیا کرتا؟ وہ سر جھکائے تو غلط، اسے دیکھ کر مسکرائے تو بھی غلط۔ اگر میں پسند نہیں آئی تو سیدھا سیدھا بتا دیں، یوں ہنسیں تو نہ۔ اسمارا نے انگلی اٹھائی اور اسے وارن کیا۔ اب شاہزیب کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ ایک تو آج اس نے پہلی بار اسمارا کو دیکھا تھا، نظر ہٹ نہیں رہی تھی، اور یہ لڑکی اس کے چہرے کی چمک کو بھی غلط سمجھ رہی تھی۔ اوپر سے حرکتیں بھی ساری بچوں جیسی ہی تھیں۔ شاہزیب ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا تاکہ اسے اچھے سے ہینڈل کر سکے۔ اسمارا بیڈ پر بیٹھ گئی اور شاہزیب کو غصے سے تکنے لگی، جو فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی۔ ہنس لیں، یہ چھپ چھپ کر مذاق بنانے کا فائدہ نہیں۔ کانٹریکٹ ہی صحیح، میرج تو ہوئی ہے نا ہماری۔ بیوی کا مذاق بنانا گناہ ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب چہرہ جیسے بھی ہے، بنایا تو اللہ نہیں ہے نا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کچھ کہا نہیں نا، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو بھی اللہ نہیں بنایا ہے اور بہت پیارا بنایا ہے۔ اب آپ بھی میرا مذاق بنانا بند کریں۔ سمجھ آئی بات؟ شاہزیب ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا اور ساتھ میں اس کی باتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا تھا، جو جانے انجانے میں اس کی تعریف کر کے بدلے میں تعریف کی توقع رکھتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسمارا اس کے احساسات سے بے خبر بس اس کے یوں دیکھنے کا غلط مطلب نکال کر خفا ہو گئی۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورت بنائی، اور کیا ہی خوبصورت بنائی۔ شاہزیب نے گہرا سانس بھرا اور بات کا آغاز کیا۔ خوبصورت، پاکیزہ، معصوم چہرہ ہے آپ کا۔ وہ کھو سا گیا۔ شاہزیب سلطان نے پہلی دفعہ کسی صنف نازک کے چہرے کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ صنف نازک جو اس کی شرعی اور قانونی بیوی تھی، اسے دیکھنا اس کے لیے حلال تھا۔ اسمارا بے یقینی کے عالم میں ارد گرد نظریں دوڑائیں، مگر اس کے علاوہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں جس کے لیے شاہزیب یہ الفاظ استعمال کر سکتا۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ وہ صرف شاہزیب کی نظروں کا مفہوم سمجھنا چاہتی تھی۔ اس نے تو آج تک سعد کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور رامش کی آنکھوں میں اپنی بے بسی پر استہزاء ہی دیکھا تھا، لیکن شاہزیب کی آنکھوں میں نہ ہمدردی تھی، نہ طنز، نہ نفرت۔ جو تھا وہ اسمارا کے لیے نیا تھا، بالکل نیا۔ یہ احساس لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا جو آپ کے چہرے کو دیکھ کر آج پہلی دفعہ اس دل نے محسوس کیا ہے۔ آپ کی آنکھیں، یہ چہرہ مجھے کل کائنات لگنے لگا ہے۔ آج محسوس ہوا ہے کہ یہ رشتہ اتنا پاکیزہ کیوں ہے۔ لب اس کے تو یاقوت کے مصداق ہوئے ہیں، آنکھیں ہیں کہ ساگر سے بھی جو گہری بنی ہیں۔ گالوں نے چرا لی ہے دھن کے رنگ سے لالی، زلفیں کسی شاعر کی کتھا کھول رہی ہیں۔ اسمارا کنفیوز ہوئی۔ اب اتنی تعریف کرنے کو بھی اس نے نہیں کہا تھا۔ مسٹر شاہزیب سلطان، اتنا کافی ہے۔ اب یہ چہرہ اتنا بھی پیارا نہیں کہ آپ کی تعریفیں کرتے نہ تھکیں۔ ویسے بھی مجھے بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اسمارا صوفے کے دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ شاہزیب اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلیٹ میں بریانی نکالی اور کھانے لگی۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر کو جنبش دی کہ یہ لڑکی کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ آپ بھی کھا لیں، ایک آئیڈیل بیوی اپنے شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ اسمارا نے خوش دلی سے اسے کھانا کھانے کی دعوت دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھائیں، جیسے آپ کی مرضی۔ اسمارا نے اپنی پلیٹ سائڈ پر رکھی اور کھڑی ہو گئی۔ لہجہ سنبھالنا اس کے لیے مشکل تھا۔ ایک تو اس نے کبھی اتنے ہیوی ڈریسز پہنے ہی نہیں تھے، اور آج اس کے ساتھ اتنی ہیوی جیولری۔ اس سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ ڈریسنگ روم اس سائڈ پر ہے، آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں امی نے وہاں پہلے ہی رکھوا دی ہیں، آپ چینج کر کے آئیں۔ شاہزیب نے قدرے نرمی سے کہا۔ ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ اسمارا نے چینجنگ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اس کے ڈریسز، بیگز، شوز، غرض تمام چیزیں سلیقے سے سیٹ ہوئی تھیں۔ اس نے آرام دہ سوٹ نکالا اور فریش ہو گئی۔ میک اپ ریموو کرنے کے بعد اسے کچھ اچھا محسوس ہوا۔ شاہزیب فون پکڑے بیڈ پر بیٹھا تھا جب اسمارا اسے ڈریسنگ ٹیبل پر جیولری رکھتی نظر آئی۔ وہ ابھی چینج کرنے کی غرض سے وہاں سے اٹھ گیا۔
कुछ देर बाद वो अपने गीले बाल टॉवल से रगड़ता हुआ बाहर आया। अस्मारा अब भी सोफे पर बैठी हुई थी। उसने टॉवल एक तरफ रखा और उसके पास जा खड़ा हुआ, जो किसी सोच में गुम थी। आप सोई नहीं अभी तक? रात काफी हो गई है। अस्मारा ने नजरें उठाईं और शाहजेब को परेशान नजरों से देखा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन तो हमने किए ही नहीं। हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होनी थी ना, मगर मैरिज हो गई और कॉन्ट्रैक्ट रह गया। शाहजेब ने अफसोस से अपने बालों में हाथ फेरा। तो इतनी सी बात के लिए वो परेशान हो रही थी। उसने साइड ड्रॉर से पेन और पेपर्स निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। आप एक दफ़ा पढ़ लें, कहीं किसी पॉइंट पर आपको एतराज़ ना हो। शाहजेब ने उसे बगैर पढ़े साइन करते देखा तो उसे टोक दिया। अब मैं अपने आइडियल शोहर पर इतना तो यकीन कर ही सकती हूँ। अस्मारा की नज़रें पेपर्स पर थीं। उसने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। साइन करने के बाद उसने पेपर्स शाहजेब को थमा दिए। अब वो मुतमईन हो चुकी थी। शाहजेब ने पेपर थामे और लॉकर में संभाल कर रखाया। कहीं गलती से किसी की नज़र ही ना पड़ जाती इन पेपर्स पर। वो वापस आया तो अभी भी अस्मारा वहीं पर बैठी थी। आप बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। शाहजेब ने अपना तकिया उठाया और खुशदिली से उसे बेड सौंप दिया। इतना फिल्मी सीन ना बनाए, मैं आपको खा नहीं जाऊंगी। यकीन जानिए, मैं सोते हुए बिल्कुल भी तंग नहीं करती। बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह सोती हूँ। बेड अच्छा खासा बड़ा है, आप इस तरफ सो जाएं, मैं इस साइड पर एडजस्ट कर लूंगी। शाहजेब की बात सुनकर अस्मारा के चेहरे का रंग उड़ा। वो उठी और शाहजेब के हाथ से तकिया लेकर बेड पर वापस रख दिया। फिर दोनों हाथ कमर पर टिका कर हुक्मिया लहजे में कहा। शाहजेब जो सोच रहा था कि शायद अस्मारा उसकी मौजूदगी से अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। अस्मारा की बात सुनकर वहीं साकित हुआ। उसके पास जवाब ही नहीं था। मुझे पता है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आपने अपने लिए सोच रखी होगी, मगर अब इतनी भी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि आप सोच में पड़ गए हैं। देखें मिस्टर, आप सोफे पर एडजस्ट नहीं कर सकते। इससे आपकी कमर में दर्द होगा। मैंने आपको इसलिए वहां जाने से मना किया। अब मैं मीरब की तरह नहीं हूँ जो बेड पर कब्जा करके आपको आपके हाल पर छोड़ दूं। अस्मारा ने वजाहत दी तो शाहजेब ने नासमझी से उसे देखा। मीरब कौन? वो तेरे बिन ड्रामे वाली मीरब जो अपने बेचारे शोहर मुर्तसिम को सोफे पर सुलाती थी। मेरी दोस्त को ये ड्रामा बहुत पसंद था। खैर छोड़ें उसे। अगर आपको मेरे यहाँ रहने से मसला है तो कोई बात नहीं। सीधा सीधा बता दें, मैं वहाँ सो जाऊंगी। अब आपको मैं पसंद नहीं आई तो क्या हुआ? आप हैं तो मेरे शोहर ही ना। अस्मारा अपने हिसाब से उससे लड़ रही थी, मगर शाहजेब को वो और उसकी बातें क्यूट लगीं। मगर उसकी आखिरी बात सुनकर वो बौखला गया। उसे लग रहा था वो शाहजेब को पसंद नहीं आई। अस्मारा ने उसे अपना रिश्ता जतलाया और उनकी शादी याद करवाई जो गालिबन अभी कुछ देर ही पहले हुई थी, और तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी। रुकें, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा ऐसा कोई भी मतलब है ही नहीं था जो आप समझ रही हैं। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफ़ी है। और प्लीज़ बैठ जाएं। शाहजेब ने उसे रिलैक्स करना चाहा और तकिया उसके हाथ से लेकर बेड पर रख दिया। फिर उसे बेड पर बिठा दिया, जो मुंह फुलाए चेहरा मोड़ गई। शाहजेब ने उसके चेहरे पर बच्चों जैसा गुस्सा देखा तो दिल बेइख्तियार मुस्कुराने को चाहा, लेकिन ऐसा अभी मुमकिन नहीं था। नहीं तो वो मुस्कुराहट जब्त कर गया। कहीं वो ये ना समझ ले कि वो उसका मजाक बना रहा है। अस्मारा खामोशी के साथ अपनी साइड पर लेट गई। शाहजेब ने कमरे की लाइट ऑफ की और साइड लैंप भी ऑफ कर दिया और दूसरी तरफ लेट गया। कमरे में गहरी खामोशी और अंधेरा छा गया। अस्मारा को इस माहौल से वहशत होने लगी। उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही तो था। उसने बेडशीट मुट्ठियों में दबोच कर खुद पर जब्त किया। उसे वो वक्त याद आ गया जब रामिश ने उसे स्टोर रूम में बंद किया था। रामिश भाई प्लीज दरवाजा खोलें, यहाँ अंधेरा है, प्लीज रामिश भाई, प्लीज, वो चीख रही थी। मगर बाहर खड़े रामिश के सिवा उसकी आवाज किसी और की समातों तक ना पहुंची। प्लीज साथ भाई बचा लें मुझे, मैंने क्या किया है वही बता दें, प्लीज खोलें इसे। 8-7 साला अस्मारा अंधेरे स्टोर में बंद अपना कसूर पूछ रही थी, मगर कोई नहीं था जो उसे बचाता। वो मुसलसल दरवाजा पीट रही थी। जब उसे अपने पायों पर कोई चीज रेंगती हुई महसूस हुई तो उसका सांस अटक गया। मेरे पास मत आना, नो प्लीज, हेल्प हेल्प। उसने अपना पाँव झटका और डर कर दीवार से लग गई। रामिश सुकून से खड़ा उसकी दर्द भरी आवाज से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जब वो रो रो कर बेहाल हो गई और उसकी चीखों की आवाज कम हो गई, तब रामिश ने दरवाजा खोल दिया और उसकी हालत देखकर हंसने लगा। मुझे मजा आया, यू आर सो क्यूट जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल। मुझे यही डॉल चाहिए। पता है मामा बाबा कह रहे थे तुम मेरी डॉल हो। 16 साला रामिश उसके सामने झुककर अजीब अंदाज में मुखातिब हुआ।
اس کی بے بسی دیکھ کر مطمئن ہوا، جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسمارا نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور سوجی ہوئی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر حلق کے بل چیخی۔ آپ برے ہیں بیڈ بوائے، میں بابا کو بتاؤں گی آپ نے مجھے مارا۔ بکواس بند کرو، رامیش غصے سے دھاڑا۔ اسمارا سہم گئی اور دیوار سے لگ گئی۔ اتنے میں سعد بھی وہاں پہنچ گیا۔ یہ سکھایا ہے تم لوگوں نے اسے، مجھے برا کہہ رہی ہے، بدتمیز لڑکی۔ رامیش نے سعد کو دیکھتے ہی پینترا بدلا اور الزام اسمارا پر ڈال دیا۔ اسمارا نے آس بھری نگاہ اپنے بھائی پر ڈالی، جو اس کے پسینے سے شرابور چہرے کو دیکھ کر بھی انجان بن گیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ بولو، بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ عقل ٹھکانے لگانے والی ہے تمہاری۔ سعد نے اس کا بازو جکڑا اور اس کی روتی آنکھوں کو نفرت سے دیکھ کر بات کی۔ بھائی، انہوں نے مجھے اسٹور روم میں لاک کر دیا۔ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ پر شاؤٹ بھی کیا اور ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب سعد نے اسے چپ کروا دیا۔ خبردار اگر تم نے بابا یا امی کو ایک لفظ بھی بتایا، ورنہ میں خود تمہیں اسٹور میں بند کر دوں گا۔ پھر روتی رہنا۔ منہ صاف کرو اپنا اور چلو۔ کہاں سے یہ مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی تھی؟ اس نے اس کے بازو پر گرفت سخت کی اور اسے کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ رامیش اس کی اس حالت پر محظوظ ہو رہا تھا۔ تب اسمارا کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہاں سے یہ مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی تھی۔ اس نے اس کے بازو پر گرفت سخت کی اور اسے کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ رامیش اس کی اس حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تب اسمارا کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ڈر کیا ہوتا ہے۔ اچانک اسمارا کی آنکھ کھلی، سانس رکنے لگا، آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی بہنے لگے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے اپنی سائیڈ چلتے لیمپ کو دیکھا اور آنسو روکنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے وہ شہزیب سے مخاطب ہوئی۔ سنیں۔ شہزیب ابھی بھی اٹھا ہوا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ پلٹا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت نہیں۔ کیا آپ اپنی سائیڈ کا لیمپ آن کر سکتے ہیں تاکہ اندھیرا کم ہو جائے؟ پلیز۔ اسمارا نے اپنی مٹھیوں میں دبوچی بیڈ شیٹ پر گرفت سخت کی اور خود کو حد سے زیادہ نارمل ظاہر کیا۔ شہزیب نے لیمپ آن کر دیا۔ میں لائٹ آن کر دیتا ہوں۔ شہزیب اٹھنے لگا مگر اسمارا نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، بس اتنی روشنی کافی ہے۔ اس کی مدھم سی آواز شہزیب کو سنائی دی۔ آر یو شور؟ شہزیب نے تسلی کرنا چاہی۔ یس آئی ایم شور۔ آپ سو جائیں، اسمارا نے ویسے ہی جواب دیا۔ شہزیب تو کب سے انہی سوچوں میں تھا کہ وہ کمفرٹیبل ہے بھی کہ نہیں، لیکن اب لائٹ آن کر کے وہ پرسکون ہو گیا۔ وہ الگ بات تھی کہ یہ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ وہ تو ساری سوچوں سے دور، روشنیوں سے دور، مکمل اندھیرے میں سونے کا عادی تھا۔ اسمارا نے کمرے میں روشنی دیکھی، اب سب کچھ حد تک واضح تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شہزیب تو پوری رات اسی فکر میں رہا کہ کہیں اسمارا جاگ تو نہیں رہی، وہ سکون میں ہے بھی کہ نہیں۔ اس کی خاطر وہ اپنی سالوں پرانی عادتیں بھی بدلنے کو تیار تھا۔ اسمارا اٹھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ شہزیب نے اذان کی آواز سنی تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے بیڈ کے دوسری جانب کمفرٹر میں دبکی اسمارا کو دیکھا، جو آرام سے کسی چھوٹے بچے کی طرح خود میں سمٹی سو رہی تھی۔ شہزیب اس کے بھولے بھالے چہرے کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ اسے اس کی باتیں یاد آنے لگیں کہ مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ اسے آج کا دن زندگی کا بہترین دن لگا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس لڑکی نے بغیر کچھ کہے ہی اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسمارا نماز نہیں پڑھیں گی کیا؟ اٹھ جائیں۔ اس دفعہ اس نے قدرے اونچی آواز میں لیکن نرمی سے کہا تو اسمارا نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، جہاں شہزیب کھڑا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور کمرے کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کمرہ میرا تو نہیں؟ اسمارا کی آواز مدھم تھی، یعنی وہ ابھی مکمل طور پر نیند سے بیدار نہیں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے کمرے میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ آپ میرے کمرے میں ہیں، کل ہماری شادی ہوئی تھی، بھول تو نہیں گئیں؟ شہزیب نے اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، پھر آرام سے اسے یاد دلایا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ ہاں، یاد آ گیا۔ صبح ہو گئی کیا؟ اسمارا کے تاثرات نارمل ہوئے۔ اس نے اپنی آنکھیں ہلکی سی رب کر کے اسے دیکھا۔ صبح نہیں ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میرے ساتھ نماز ادا کریں گی تو۔ یہ بات کانٹریکٹ میں بھی موجود ہے۔ شہزیب نے کانٹریکٹ کا حوالہ دے کر انکار کے سارے راستے بند کر دیے۔ جانتا تھا کانٹریکٹ میں لکھی بات وہ ضرور مانے گی۔ اسمارا منہ بنا کر اٹھ گئی اور سر پر دوپٹہ درست کر کے وضو کرنے چلی گئی۔ شہزیب کا ارادہ اس کے بعد وضو کرنے کا تھا تو وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مائی کیوٹ وائف۔ اس کی مسکراہٹ واپس اس کے چہرے کی زینت بن گئی، لیکن اسمارا کے باہر نکلتے ہی وہ مسکراہٹ چھپا گیا، مبادا وہ خفا ہی نہ ہو جائے، یہ سوچ کر کے شہزیب اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔
असमारा ने दुपट्टा हिजाब की सूरत में सर पर लपेटा और उसी जगह बैठ गई जहां से अभी शाहजेब उठा था। ऐसा नहीं था कि वो नमाज नहीं पढ़ती थी, वो पढ़ती थी, लेकिन ज्यादातर फजर की नमाज छूट जाया करती थी। और ऐसा लाइफ पार्टनर नेमत से कम नहीं होता, जो आपका ताल्लुक अल्लाह से बहाल करवाए, जो आपको नेकी के रास्ते पर गामजन करवाए। और असमारा को शाहजेब की सूरत में नेमत मिल गई थी, जिसका एहसास उसे अभी नहीं हुआ था, मगर अनकरीब हो जाता। दुख रहेगा साद भाई, आपने कभी रामिश भाई से मुझे नहीं बचाया। बहन ना सही एक लड़की ही समझ लेते और उन्हें मुझे अगवा करने का कभी ना कहते। वो अंधेरे कमरे में दुल्हन बनी खड़ी अफसोस से उसे देख रही थी। उसके लहजे और अंदाज में सिर्फ अफसोस ही था। साद उससे कदरे फासले पर खड़ा उसे दूर जाता देख रहा था। आज आपने मुझे दफना दिया साद भाई, आज असमारा मर गई। असमारा ने दुख भरे लहजे में कहा तो ये अल्फाज साद के दिल को झंझोड़ने लगे। वो जख्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कदम पीछे ले रही थी। उसकी चूड़ियों की आवाज माहौल को पुरखौफ बना रही थी। साद चाह कर भी आगे ना बढ़ सका। उसे लगा कदम किसी ने जकड़ लिए हों। अचानक वो गायब हो गई और साद झटके से उठा। नहीं। साद का चेहरा पसीने से तर था, दिल की धड़कन मामूल से तेज थी। कमरे की लाइट ऑन करके उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाकर टाइम देखा, जहां रात के 4 बज रहे थे। उसने खुद को नॉर्मल करने की खातिर गहरा सांस भरा। ये ख्वाब कैसा था? उसने साइड टेबल पर फोन वापस रखा और पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में खत्म कर दिया, फिर दोबारा सोने के लिए लेट गया। उसने इस ख्वाब को वहम समझ लिया। उसे लगा शायद आज वो रुखसत होने से पहले उसे इमोशनल करने के लिए ये सब कहकर गई थी और ये बातें उसके जहन पर सवार हो गई हैं। आगे क्या होने वाला था वो ना वाकिफ था। शाहजेब के साथ नमाज पढ़कर असमारा को वो सुकून मिला जो वो रोज मांगती थी। उसे उसके साथ अपना आप महफूज लगा। नमाज पढ़ने के बाद वो दोबारा सोने के लिए लेट गई और सुबह 8 बजे उसकी आंख खुली। उसे सामने शाहजेब ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल होता हुआ नजर आया। आप फ्रेश होकर आ जाएं और नाश्ता कर लें, फिर आपको तैयार होने के लिए पार्लर भी जाना है। शाहजेब ने सरसरी से अंदाज में उसे देखने के बाद बात मुकम्मल की और ट्रे मेज पर रख दी। उसकी बात सुनकर असमारा ने सर पर दुपट्टा ठीक किया। हम सबके साथ नाश्ता नहीं करेंगे क्या? सब लोग किसी न किसी काम में मसरूफ हैं, इसलिए अम्मी ने मुझे आपको नाश्ता करवाने के लिए कहा है। शाहजेब ने जवाब दिया और फोन निकाल कर बैठ गया। असमारा उठी और फ्रेश होने चली गई। शाहजेब उसी का मुंतजिर था। वो जब बाहर आई तो उसे अपने इंतजार में बैठा देख कर मुस्कुरा उठी। आप एक अच्छे आइडियल शोहर साबित होंगे। असमारा ने नाश्ता शुरू किया। वो भी बस सर को खम देकर रह गया और उसके साथ नाश्ता करने लगा। आप अम्मी के साथ तैयार होने के लिए चली जाइएगा। आपके कपड़े ड्रेसिंग रूम में रखे हैं। ओके। शाहजेब ने टिश्यू से हाथ साफ किए और खड़ा हो गया। असमारा ने सर हिलाकर ओके कहा। अल्लाह हाफिज। उसे अपने पीछे से असमारा की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो असमारा मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट। शाहजेब वहीं रुक गया। उसने पहली बार उसकी मुस्कुराहट देखी थी। उसकी मुस्कुराहट में कशिश थी। शाहजेब को अपना आप उसकी मुस्कुराहट के शहर में जकड़ा हुआ महसूस हुआ। पहले उसकी चमकती भूरी आंखें और अब ये मुस्कुराहट। अब जाएं भी, अल्लाह हाफिज। असमारा ने उसे वहीं खड़ा देखा तो थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अल्लाह हाफिज। होश में आते ही उसने नजरें फेर लीं और वहां से निकल गया। उसे क्या हो रहा था उसे समझ ना आई। ताबी रुको। तहजीब गाड़ी में बैठने वाली थी जब जावियार ने उसे आवाज दी। क्या हुआ? तहजीब ने रुक कर पूछा। तुम तो कल गायब ही हो गई थी। मैं गिफ्ट लाया था तुम्हारे लिए, मगर तुम मुझे मिली ही नहीं। जावियार ने उसे देखते हुए कहा। गिफ्ट का सुनकर तहजीब खुश हुई। लाओ दो। उसने हाथ आगे फैलाया तो जावियार ने छोटा सा बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। वाह जाविर, ये बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। तहजीब ने बॉक्स खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था, जिस पर छोटे छोटे डायमंड्स लगे थे और दरमियान में जेड और टी लिखा था। मैंने दिया है तो प्यारा तो होगा ही ना, और खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा। अब तुम भी मुझे गिफ्ट दो। जावियार ने फर्जी कॉलर उचकाकर फखर से बताया, मगर उसकी आखिरी बात सुनकर तहजीब का मुंह हैरत से खुला। जावियार ने उसके सामने हाथ फैलाकर गिफ्ट का मुतालबा किया। वो कहीं से भी मजाक के मूड में नहीं लग रहा था। तो तुम इसलिए तोहफा दे रहे हो कि बदले में मुझसे ले सको? हाउ मीन। तहजीब को सदमा लगा। तो और क्या, शोहर बीवी को तोहफा दे तो ठीक, मगर बीवी शोहर को तोहफा दे तो हाउ मीन। मैं मियाँ बीवी के मामले में बराबरी का कायल हूँ। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। मैंने दे दिया है, अब तुम भी तोहफा लेकर आना। जावियार ने पॉकेट से ग्लासेस निकाले और एक स्टाइल से आंखों पर लगाए और उसे हुक्म सुनाता, ये जा और वो जा।
तहजीब को तो झटका लगा था। अब वो उसे क्या देती? मतलबी इंसान। वैसे ब्रेसलेट प्यारा है मगर बंदा मतलबी है। तहजीब ने ब्रेसलेट को सताइशी नजरों से देखा, मगर जावियार को सोचकर दांत पीसे। शाम के वक्त शाहजेब गाड़ी के साथ टेक लगाए पार्लर के सामने खड़ा असमारा का आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। अब तो खड़ा रह रह कर भी थक चुका था। थोड़ी देर पहले जावियार तहजीब को लेकर चला गया, मगर जाते हुए उसे तनबीह करना ना भूला कि वो असमारा को खुद हॉल से लेकर आए। यूं वो खुश हो जाएगी। ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग? सुबह से शाम हो गई और उनसे एक दुल्हन तैयार नहीं हो रही। वो तो है ही इतनी क्यूट। भला ये लोग इतनी देर से क्या कर रहे हैं? शाहजेब उकता गया। असमारा के मामले में न जाने क्यों, मगर उसे इंतजार ही करना पड़ता था। कभी रेस्टोरेंट में तो कभी पार्लर के बाहर। उसने व्हाइट कलर की शलवार कमीज पर ऑफ व्हाइट शेरवानी पहनी थी, जो उस पर जच रही थी। उसके चेहरे पर सजी संजीदगी उसे अलग ही लुक दे रही थी। लोग रुककर एक दफा उसका जायजा जरूर ले रहे थे। कई रश्क तो कई शक भरी निगाहें उस पर टिकी थीं। आखिर इतने प्यारे लड़के का पार्लर के बाहर खड़ा रहना मशकूक तो था ना, मगर उसे लोगों की नजरों से कोई लेना देना नहीं था। उसे अगर किसी की फिक्र थी तो वो उसकी क्यूट सी वाइफ थी। हाय, आपका नाम क्या है? एक लड़की शाहजेब के पास खड़ी हुई और एक अदा से उससे मुखातिब हुई। शाहजेब ने नागवारियत से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसे ऐसी लड़कियों से चिढ़ थी जो खुद को छुपाने की बजाय यूं सरेआम किसी से भी फ्री हो जाती थी। उसने जवाब देना जरूरी ना समझा। अब हर राह चलते की बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आप काफी देर से यहाँ खड़े हैं, सब खैरियत तो है ना? वैसे मेरा नाम सना है, और आपका? वो लड़की नजरअंदाज किए जाने के बावजूद भी उसकी गाड़ी के साथ टेक लगा कर खड़ी हो गई। शाहजेब को इस लड़की की हरकत बुरी लगी। सिस्टर, मैं अपनी वाइफ के इंतजार में खड़ा हूँ। एक्चुअली आज हमारा वलीमा है, तो प्लीज आप जाएं। शाहजेब ने एक दफा भी उसका चेहरा ना देखा, लेकिन अंदाज वही नॉर्मल सा था। वाइफ के इंतजार में कौन खड़ा होता है? खैर, आप बोर हो रहे होंगे, मैं काफी देर से देख रही हूँ आप खामोशी से यही खड़े हैं, इसलिए मुझसे बात कर लें। लड़की भी काफी हद तक ढीठ थी। उसका हुलिया और बात करने का अंदाज बता रहा था कि वो इतनी आसानी से शाहजेब का पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसने इतनी बड़ी बात को भी लाइट ले लिया था। असमारा अभी पार्लर से निकली थी जब उसे शाहजेब किसी लड़की से बात करता हुआ नजर आया। वो लड़की उसके शोहर की गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ी थी। उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने जब्त सी आंखें मींच लीं। फिर अपनी ऑफ वाइट मैक्सी संभाल कर आगे बढ़ी। मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं, इसलिए आप जाएं। शाहजेब ने मुस्कुराकर बात खत्म करना चाही। वो बेखबर था कि उसकी बीवी ये मुस्कुराहट देख चुकी है। असमारा को शाहजेब का उसे देखकर मुस्कुराना बुरा लगा। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज शाहजेब, आप मेरे इंतजार में खड़े थे। असमारा खुशगवार अंदाज में कहती उसके पास आई और उसका बाजू पकड़कर सामने खड़ी लड़की को जताते अंदाज में देखा, जैसे उसे कुछ बावर करवाना चाहती हो। मगर शाहजेब को तो झटका ही लगा था। थैंक्स अपने भाई को कंपनी देने के लिए। अब मैं यानी इनकी वाइफ और इनकी लाइफ आ गई हूँ, तो तुम चली जाओ। असमारा ने जला देने वाली मुस्कुराहट उसे पास की, जिसका चेहरा अहानत के मारे सुर्ख हो रहा था। शाहजेब ने अपना बाजू पकड़े खड़ी अपनी बीवी को हैरत से देखा, जिसका रुख इस लड़की की जानिब था। एक जानदार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई। असमारा खुद को इसकी लाइफ कह रही थी, सिर्फ सामने खड़ी लड़की को जलाने के लिए। लेकिन जो भी था, शाहजेब को उसका यूं पॉजेसिव होना अच्छा लगा था। चले माई लाइफ, देर हो रही है। सिस्टर, अल्लाह हाफिज। शाहजेब ने उसका भरपूर साथ दिया। ये फीलिंग ही अलग थी। उसने असमारा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो बैठ गई। जाने से पहले उसने एक कांटदार नज़र इस लड़की पर डाली, जो जवाब भी ना दे सकी। शाहजेब सर झटक कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया। पीछे इस लड़की ने गुस्से से अपना पाँव जमीन पर पटका और नाकाम वापस लौट गई। बहुत मुस्कुरा रहे थे आप। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप यूं लड़कियों से फ्रैंक होते फिरेंगे। असमारा ने शिकायती लहजे में कहकर उसके चेहरे पर नजरें जमाई, जैसे कुछ ढूंढना चाह रही हो। आप गलत समझ रही हैं, वो लड़की खुद फ्रैंक हो रही थी। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। शाहजेब की नजरें सामने सड़क पर थीं। वो पुरसुकून सा अपने काम में मसरूफ था। ओ, तो आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जैसे लड़कियों को तंग किया जाता है, वैसे ही वो लड़की आपको टीज कर रही थी। असमारा ने ओ को लंबा किया, फिर उसकी गाड़ी में रखी चीजों का जायजा लेने लगी। बदकिस्मती से ऐसा ही है माई लाइफ। उसने उसे उसका लफ्ज याद करवाया। असमारा का हाथ उसकी बात सुनकर कांप गया, जबकि शाहजेब ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की खातिर हाथों की मुट्ठी बनाकर लबों पर जमा ली और कोहनी गाड़ी के शीशे से टका ली। असमारा की हालत उसे लुत्फ दे रही थी।
वो तो मैंने आपको इस लड़की से बचाने के लिए कहा था। आपने ही तो कहा कि वो आपसे फ्रैंक हो रही थी। आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। असमारा ने उंगलियां मरोड़ते हुए चोर नजरों से उसके तासुरात देखे, जो संजीदा था। नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप मेरी बीवी हैं, जो चाहे कहें। आई मीन कि शुक्रिया मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। उसके मुंह में जो आया उसने कह दिया, फिर अपनी बेइख्तियारी का ख्याल आते ही जुमला दुरुस्त करना ना भूला। असमारा ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। जावियार पिक्स बनाने में मसरूफ था जब शाहवेज साहब ने उसे अपने पास बुलाया। जाविर, शाहजेब और असमारा कहाँ हैं? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? बाबा, शाहजेब भाई भाभी को साथ लेकर आ रहे होंगे। ऐसे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना। ये मेरा आइडिया था। जावियार ने सर को खम देखकर अपना कारनामा बताया। उसे हॉल का नाम और लोकेशन बता दी थी। शाहवेज साहब का ध्यान मेहमानों की तरफ था, लेकिन उनकी बात सुनकर जावियार का सुकून पल में गायब हुआ। जी बाबा, नाम बता दिया था मैंने। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। और लोकेशन? तुम्हें पता है ना, इसी नाम के 2 हॉल और भी मौजूद हैं इस शहर में। शाहवेज साहब ने खुद को तसल्ली देना चाही कि अब इनका सबूत इतना भी नालायक नहीं होगा कि सिर्फ नाम बताकर ही आ गया हो। बाबा जान, मैं भूल गया था। सर झुकाए हलक तर करके उसने अपने बाप की तरफ नजर उठाई, जो बेयकीनी के आलम में उसे घूर रहे थे। उन्हें ऐसी ही उम्मीद थी अपने नालायक बेटे से। बाबा जान ठीक कहते हैं, तुम वाकई अनोखे पीस हो, जो हमारे ही मुकद्दर में लिखे थे। उन्होंने उसे गुस्से से घूरा। चलो अब शाहजेब को फोन करके ठीक से लोकेशन बताओ। पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा। शाहवेज साहब का बस नहीं चल रहा था अपनी नालायक औलाद को खड़े खड़े आंख कर दें, मगर क्या करते, अब उन्हें उससे ही गुजारा करना था। जावियार ने फोन निकाला और शाहजेब को कॉल की, मगर शाहजेब का नंबर बंद जा रहा था। या अल्लाह, आज बचा ले मुझे, वरना। या अल्लाह, फिर भी बचा ले। जावियार ने फोन पॉकेट में रखा और हाथ उठाकर दुआ मांगी। फिर खुद में हौसला पैदा करके पलटा, जहां शाहवेज साहब की कड़ी नजरें उस पर जमी थीं। वो भाई का नंबर आउट ऑफ रेंज जा रहा है। प्लीज बाबा, कुछ नहीं होता, वो आ जाएंगे। जावियार ने आंखें बंद की और मार खाने के लिए तैयार हुआ। काफी देर तक जब कोई कड़वी बात उसे सुनने को ना मिली तो उसने एक आंख खोलकर सामने देखा, जहां अब कोई नहीं था। शुक्र है बच गया। उसने फोन निकाला और बाहर की तरफ कदम लिए, ताकि शाहजेब को कॉल मिला सके। वो एक्साइटमेंट में उसे लोकेशन सेंड करना भूल गया था और अब अपने हाथों से खुद को मुसीबत में फंसा चुका था। शाहजेब ने गाड़ी रोकी और फिर बाहर निकला। असमारा की जानिब का दरवाजा खोलकर उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ा, मगर हॉल के बाहर तो बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना कोई सजावट, ना शोर, बिल्कुल हू का आलम था। मिस्टर शाहजेब सुल्तान, आपके घर में वलीमा नहायत सादगी से होता है, जो सिर्फ हॉल बुक करवा कर आप लोगों ने काम खत्म कर दिया। असमारा ने शाहजेब का बाजू पकड़कर सामने देखा, फिर अजीब सा सवाल पूछा। ऐसा तो कुछ नहीं है, रुके मैं गार्ड से पूछ कर आता हूँ। हैरान तो शाहजेब भी हुआ कि जावियार के होते इतनी सादगी तो नहीं हो सकती। फिर ये वेरानी, आखिर बात क्या है? उसने असमारा को गाड़ी के पास रुकने का कहा और सामने गार्ड की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो गार्ड से बात करके वापस आया तो चेहरे पर फिक्र के आसार थे। क्या हुआ मिस्टर शाहजेब? असमारा, जो कब से तजस्सुस का शिकार थी, शाहजेब के आते ही उसने उसे मुखातिब किया। असमारा, वो गार्ड कह रहा है आज यहाँ कोई तकरीब नहीं होनी। शायद हम लोग गलत जगह पर आ गए हैं। क्या मतलब गलत जगह? आपको यही नहीं पता कि हमारा वलीमा कहाँ हो रहा है? असमारा को अपनी आवाज़ गहरी खाई से आती मालूम हुई। क्या शाहजेब वाकई इस शादी को इतना लाइट ले रहा है? उसके जहन ने फजूल सोचें सोचना शुरू की। असमारा, मुझे जावियार ने इसी हॉल का नाम बताया था। मैं उससे कॉल करके पूछता हूँ। शाहजेब ने फ़ोन निकाला, मगर सिग्नल नहीं आ रहे थे। सिग्नल नहीं आ रहे, एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे जाकर किसी सिग्नल वाली जगह पर ट्राई करते हैं। ये जगह खासी वीरान लग रही है, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। शाहजेब ने असमारा को गाड़ी में बिठाया और खुद भी आकर बैठ गया। अनोखा वलीमा हो रहा था उन लोगों का, जिसमें दुल्हन और दूल्हा को लोकेशन ही मालूम नहीं थी, और वो सड़कों पर घूमते हॉल ढूंढते फिर रहे थे, और वहाँ लोग उनका इंतजार करते फिर रहे थे, और सारा क्रेडिट वन एंड ओनली जावियार सुल्तान को जाता था। आगे ना जाने इन दोनों के साथ क्या होता। जावियार, रात के 8 बज गए हैं, वो लोग अभी तक नहीं आए। कुछ खबर मिली इनकी? हया और सलमा साहिबा ने जावियार को एक साइड पर ले जाकर पूछा। मामा, ताई जान, वो भाई फोन पिक नहीं कर रहे, शायद रास्ते में हो। उसने उन्हें तसल्ली दी। ठीक है, तुम ट्राई करो, हम मेहमानों से मिलकर आते हैं। वो दोनों जावियार के कारनामे से बेखबर थीं, इसलिए चुपचाप वहां से चली गईं, वरना जावियार की खैर नहीं थी। या अल्लाह, एक दफ़ा बचा ले मुझे। आइंदा अगले बंदे को नाम, लोकेशन, हर चीज़ लिख कर दिया करूंगा। जावियार ने अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया।
یا اللہ مجھے بچا لے۔ اس کی حالت رونے والی ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سب کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہوتا، اس لیے وہ چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ شاہ زیب یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا، مگر اسے واپسی کا راستہ نہ ملا۔ وہ 2 سال بعد واپس آیا تھا، اس لیے کچھ راستے اسے انجان لگے۔ اس وقت وہ دونوں اس جگہ سے بھی انجان تھے جہاں وہ موجود تھے۔ اسما ریلیکس ہو جائیں، ہم انشاءاللہ جلد ہال پہنچ جائیں گے۔ آپ پانی پئیں۔ اسمارا بالکل چپ تھی، شاہ زیب کو اس کی خاموشی کھٹک رہی تھی۔ اس نے بات کا آغاز کرنا چاہا اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ رات ہو گئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے ہم کہاں ہیں۔ اسمارا نے پانی کی بوتل پکڑی اور پانی کا ایک گھونٹ پی کر شاہ زیب کو دیکھا۔ شاہ زیب اس کی بات سن کر خود بھی پریشان ہوا۔ سمجھ تو اسے بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ فکر نہیں کریں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ میری ذمہ داری ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا مجھے آتا ہے۔ شاہ زیب نے اسے مطمئن کیا۔ اتنے میں 2 پولیس اہلکاروں نے انہیں گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ شاہ زیب نے گاڑی روک دی۔ پولیس اہلکار نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے کو کہا تو اسمارا تھوڑا خوف زدہ ہوئی۔ اس نے شاہ زیب کے بازو پر گرفت سخت کی۔ شاہ زیب نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔